हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में हम लोगों ने देखा कि कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फंड। वो मार्केट है जहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जो फंड अवेलेबल करवाता है फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, जिसमें हम लोगों ने 2 टाइप डिस्कस किया, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर न्यू इशू किया जाता है शेयर, फर्स्ट टाइम जहां पर शेयर को इशू किया जाता है। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर एग्जिस्टिंग शेयर्स के साथ या सिक्योरिटीज़ के साथ डीलिंग होता है। प्राइमरी मार्केट जहां पर न्यू इशू किया जाता है, फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, ओके। और सेकेंडरी में देखा कि जो एग्जिस्ट पहले से कर रहा है मार्केट में, वहाँ उसी के लिए सेल और परचेज हो रहा है, वहाँ पे कोई नया शेयर इशू नहीं हो रहा है या नया सिक्योरिटी इशू नहीं किया जा रहा है। देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया था शेयर मार्केट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर के बारे में। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ट्रेडिंग प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, हम लोग अगर कोई भी काम करते हैं या करना चाहते हैं तो उसका कुछ स्टेप्स होता है जो हमें फॉलो करना होता है, या कोई प्रोसीजर होता है, अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर उसे फॉलो करेंगे तभी हम अपने गोल या डेस्टिनेशन तक रीच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपने घर से कहीं और जाना है तो हम घर से निकलना पड़ेगा, बस या ट्रेन लेना पड़ेगा, देन आफ्टर हम उस जगह पहुंच पाएंगे जहां हमें रीच करना है। तो ये भी एक क्या है, प्रोसीजर है। उसी प्रकार अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं या हमें सिक्योरिटीज़ परचेज करना है या सेल करना है तो हम कौन से प्रोसीजर को फॉलो अप करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर का सिलेक्शन करना है इन ऑर्डर टू ट्रेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज में, फर्स्ट अ ब्रोकर इज सेलेक्टेड। सबसे पहले हमें किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ब्रोकर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ब्रोकर कौन है, हमें अगर ज़मीन खरीदना होता है तो डायरेक्टली हम किससे कांटेक्ट करते हैं, रियल इस्टेट से, जो ज़मीन का को बेचता और ख़रीदता है ना, जो हमें अवेलेबल करवा सकता है, तो वो भी एक ब्रोकर है। उसी प्रकार अगर हम सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं या शेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ भी जो एक मिडिल मैन है वो कौन है, ब्रोकर है, ओके, जिसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। क्यों सेलेक्ट करते हैं, कि हम उसके थ्रू ही शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को परचेस कर पाएंगे। इस सेलेक्टेड शुड बी अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो ब्रोकर नहीं बनेगा। अगर हम सबको बोल दें कि हर कोई अपने आप को बोलने लगे कि मैं स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर हूँ, मैं सिक्योरिटीज़ के साथ डीलिंग करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि उसको क्या है, वो मेंबर होना चाहिए। किस चीज़ का मेंबर होना चाहिए, मेंबर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का वो मेंबर होना चाहिए। एज दे कैन ओनली ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तभी वो क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। अगर वो ब्रोकर मेंबर नहीं है स्टॉक एक्सचेंज का तो वो सिक्योरिटीज़ के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, ओके। अगर वो ऐसा करता है तो वो अगेंस्ट जा रहा है लॉ के, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेसिंग द ऑर्डर। आफ्टर सेलेक्टिंग अ ब्रोकर, जब हम ब्रोकर को सेलेक्ट कर लेते हैं, द इन्वेस्टर स्पेसिफाई। अब इन्वेस्टर जो है वो क्या करेगा, वो स्पेसिफाई करेगा द टाइप एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़। उसको कौन से टाइप का या कौन से नंबर का सिक्योरिटीज़ चाहिए। अगर हमें ज़मीन लेना है या लैंड लेना है तो हम भी क्या करते हैं, ब्रोकर को बताते हैं कि इस लोकेशन में हमें चाहिए या इस रेट में हमें चाहिए, जितना हमारा बजट होता है, ओके। या हम किसी शॉप में विज़िट करते हैं या कोई प्रोडक्ट हमें परचेस करना है तो हम शॉपकीपर को या दुकानदार को क्या बताते हैं कि ये हमारा रेंज है, या इस टाइप के हमें कपड़े चाहिए या इस टाइप का हमें प्रोडक्ट चाहिए। तब वो हमें क्या दिखाता है, उसी टाइप का या उसी साइज़ का वो
हमें प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है। सेम चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रोकर है, जब हम उससे डीलिंग करते हैं, जब हम उससे बताते हैं कि हमें किस टाइप का या किस नंबर का सिक्योरिटीज चाहिए, दे वांट टू बाय और सेल, या तो हमें परचेस करना होगा या हमें सेल करना होगा। क्लियर है? जब हम नया परचेस करेंगे या कुछ हम एग्जिस्टिंग को ही हम परचेस करना चाहते हैं तो बताएंगे कि हमें किस टाइप का चाहिए, या हम सेल करना चाहते हैं तो हम कैसे सेल करना चाहते हैं। नेक्स्ट इस पॉइंट नंबर 3, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। अब हमें क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। पहले हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने ब्रोकर्स को सेलेक्ट कर लिया, जो ब्रोकर्स लिस्टेड होंगे या जो मेंबर होंगे कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज में। देन आफ्टर हम क्या करेंगे? ऑर्डर प्लेस करेंगे एंड देन आफ्टर एग्जीक्यूट करेंगे। द ब्रोकर विल बाई। अब ब्रोकर क्या करेगा? या तो परचेस करेगा या फिर वो सेल करेगा। यहाँ पे वो दोनों ही काम कर रहा है, सेल भी कर रहा है और परचेज भी कर रहा है। द सिक्योरिटीज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, वो क्या करेगा? सिक्योरिटीज़ को या परचेस करेगा या फिर वो उसे सेल आउट करेगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बोलता है सेटलमेंट। आफ्टर रिसीप्ट ऑफ कंट्रोल नोट a day before the final settlement, the investor delivers the security. इन्वेस्टर क्या करेगा? डिलीवर करेगा क्या? सिक्योरिटीज। सोल्ड और मेक पेमेंट, सोल्ड और मेक पेमेंट फॉर सिक्योरिटीज परचेज। जिसको वो बेचना है या अगर वो खरीद रहा है तो उसका क्या करेगा? पेमेंट करेगा। फॉर सिक्योरिटीज परचेज विच इज कॉल्ड पे इन डे, जो क्या कहलाएगा? पे इन डे कहलाएगा। तो ये हमारा था ट्रेडिंग प्रोसीजर। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तभी हम सिक्योरिटीज़ को परचेस कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिंग प्रोसीजर को फॉलो अप नहीं करते हैं तो हम डायरेक्टली कोई भी चीज़ का डीलिंग नहीं कर सकते हैं, इसके थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपॉजिटरी सर्विस एंड डीमैट अकाउंट के बारे में। डिपॉजिटरी सर्विस क्या है और डीमैट अकाउंट क्या है? पहले हम बात करते हैं डिपॉजिटरी सर्विस के बारे में। ओके, कीपिंग इन माइंड द डिमांड, ओके, द डिफिकल्टीज टू ट्रांसफर द शेयर। माइंड में क्या रखना है? डिमांड को। किस चीज़ का? द डिफिकल्टी टू ट्रांसफर ऑफ शेयर इन फिजिकल फॉर्म। अब हम पहले बात करते हैं कि पहले जब हम शेयर को परचेस करते थे या सिक्योरिटीज़ को परचेस करते थे तो हमें एक पेपर में नोट करके मिलता था कि आप इस शेयर के ऑनर हो या आपको इतना शेयर ये कंपनी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वो किस फॉर्म में होता था? वो फिजिकल फॉर्म में होता था, यानी पेपर के फॉर्म में होता था। तो अगर मैंने पेपर अपने पास रखा है तो कभी हो सकता है वो फट जाए या कभी वो गुम हो जाए, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा? हमें लॉस बेयर करना पड़ सकता है या हमें टेंशन हो जाएगा। तो थोड़ा डिफ़िकल्टी था किस चीज़ का? फिजिकल फॉर्म में। बट सेबी हैज़ डेवलप अ न्यू सिस्टम। सेबी ने क्या किया? एक नया सिस्टम डेवलप किया। अब नया सिस्टम में वो क्या डेवलप किया है? इन विच ट्रेडिंग इन शेयर इज़ मेड कंपल्सरी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हम लोग आज सारी चीज़ें किस फॉर्म में देखते हैं? कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में देखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देखते हैं। अगर हमें कोई कंटेंट पढ़ना भी है तो हम जाते हैं नेट पर और वहाँ पर सर्च करते हैं, वो पीडीएफ फॉर्म में हमें अवेलेबल हो जाता है। हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तो फिज़िकली हम कोई किताब परचेस करते थे, लेकिन आज हमारे पास सारा कुछ पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। कंप्यूटराइज्ड हो गया है सारा फॉर्मेट या सारा काम हमें कंप्यूटर पे ही करना पड़ता है। उसी प्रकार जब सेबी ने देखा कि हम जब सारा काम कंप्यूटराइज्ड वे में कर रहे हैं तो हमें ये भी कंप्यूटराइज या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही करना चाहिए। ओके, कंपल्सरी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिपॉजिटरी सर्विस सिस्टम एंड डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इतना यहाँ पे बता देता हूँ कि डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पर हम अपने सिक्योरिटीज़ को क्या करते हैं? सेव करते हैं या वहाँ पर स्टोर करते हैं फॉर अ टाइम पीरियड। डीमैट अकाउंट आर वेरी बेसिस ऑफ दिस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिपॉजिटरी सर्विस के बारे में। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। डिपॉजिटरी सर्विस क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड करता है। ओके, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं?
अपने सिक्योरिटीज़ को स्टोर कर सकते हैं। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यानी हमारे पास नोट पेपर नहीं है, कोई नोट नहीं है, कोई पेपर फॉर्म में नहीं है, हम लोगों ने कैसे स्टोर किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक वे में हम लोगों ने उसे स्टोर किया है। नेक्स्ट इज देयर आर टू डिपॉजिटरीज। दो तरीके के डिपॉजिटरी होते हैं। ओके, नंबर 1 इज NSDL एंड नंबर 2 इज CDSL। पहले हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड के बारे में, देन आएगा हमारा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ओके, देन आफ्टर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अगर डिपॉजिटरी हमें करवाना है या हम शेयर या सिक्योरिटीज़ परचेस करते हैं तो हम लोग किसके थ्रू जा सकते हैं? पार्टिसिपेंट के थ्रू जा सकते हैं। ओके, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि अगर कोई व्यक्ति सिक्योरिटीज़ परचेस करना चाहता है तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेगा, वो इनडायरेक्टली जाएगा। इनडायरेक्टली वो किसके थ्रू जाएगा? तो पार्टिसिपेंट के थ्रू ही जाएगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आर इंटरमीडिएटरीज। ये कौन है? मिडिल मैन है, इंटरमीडिएटरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड विद द डिपॉजिटरी। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं? तो डिपॉजिटरी से कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई पर्सन या कोई व्यक्ति शेयर या सिक्योरिटीज़ परचेस करना चाहता है या सेल करना चाहता है तो वो पार्टिसिपेंट के थ्रू ही कर सकता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही ये ट्रेडिंग कर सकता है विद द डिपॉजिटरी। दे एक्ट एज अ कनेक्ट पॉइंट। ये एक कनेक्ट पॉइंट है, दो लोगों को जोड़ रहा है। पहला कौन है? डिपॉजिटरी को कनेक्ट किससे कर रहा है? इन्वेस्टर से। और इन्वेस्टर को कनेक्ट किससे कर रहा है? डिपॉजिटरी से। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनकॉर्पोरेटेड इन, कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? 1992 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन अप्रैल 1993। ओके, इसको कब रिकॉग्निशन मिला था, कब रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ स्टॉक एक्सचेंज? इन अप्रैल 1993 में। इट ऑपरेट्स इन द होलसेल डेप्ट, ओके, market segment and capital market segment. Now we have objective of national stock exchange. National stock exchange का objective क्या है? To provide a nationwide trading. पूरे नेशन में ये क्या प्रोवाइड करता है? ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं आकर के अपने शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को परचेस कर सकते हैं। ओके, वहाँ पर वो नेशन वाइज फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। किस चीज़ के लिए? सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट, टू सेट अप अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक कम्युनिकेशन नेटवर्क सेट करना है या एक वो कम्युनिकेशन नेटवर्क सेट करता है टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जिसके माध्यम से वो इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज़ परचेस करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हमें इस कंपनी का शेयर परचेस करना चाहिए या इस कंपनी का सिक्योरिटीज़ परचेस करना चाहिए तो वो उस कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन के थ्रू अपने डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट, टू सेट अप एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। ये क्या सेट करता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट सेट करता है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम सेट करता है। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि जितना भी ट्रेडिंग होता है वो ज़्यादातर, ये हम नहीं बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा या मैक्सिमम, ज़्यादातर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ही होता है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हो रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है? टू प्रोवाइड फेयर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। पहले जब ऑफलाइन हुआ करता था या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को हम लोग यूज़ नहीं करते थे, ज़्यादातर काम पेपर पे होता था तो वो डिले भी होता था। ओके, बहुत सारी चीज़ें उसमें अनफेयर तरीके से मेंशन की जाती थी जिसको बाद में कौन बेयर करता था? इन्वेस्टर्स बेयर करता था। या लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था इन्वेस्टर्स के पास, जिसके माध्यम से वो करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाता था। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया गया है तो हर एक इन्वेस्टर्स के पास इंफॉर्मेशन रीच कर रहा है। ओके, वो फेयर डीलिंग कर सकता है इफ़िशिएंट तरीके से और ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में वो अपने आप को इंगेज कर सकता है।
नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट द सेटलमेंट साइकिल आर शॉर्ट, ये इंश्योर करता है कि जो सेटलमेंट साइकिल है वो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। ओके, टू मीट इंटरनेशनल बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड, ये किसको रीच करवाने की बात करता है, तो ये इंटरनेशनल, ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को रीच करवाने की बात करता है, और इंटरनेशनल बेंचमार्क जो है, ओके, उस बेंचमार्क को ये मैच करने का प्रयास करता है, और पूरे नेशन में एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं वो सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और सही सिक्योरिटी वो परचेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दैट इज OCTCEI, ओके, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इट इज़ द काउंटर, ये काउंटर मार्केट है, क्या है ये, काउंटर मार्केट, वेयर द बायर्स एंड सेलर, जहाँ पर कौन अवेलेबल हैं, बायर्स एंड सेलर्स सीक्स ईच अदर टू परचेज और सेल, किस चीज़ का वो परचेस करेंगे और सेल करेंगे, तो सिक्योरिटीज़, ओके, सिक्योरिटीज़ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज़, ये याद रखना है कि सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर हम लोग सेल कर रहे हैं और परचेस कर रहे हैं, कौन कर रहा है, बायर और सेलर कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, काउंटर मार्केट में कर रहा है। तो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज एज पर टर्म एंड कंडीशन, जैसा टर्म होगा, जैसा कंडीशन होगा, जैसा रूल बनाया जाएगा एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, OCTCI वॉज इनकॉर्पोरेटेड। अब ये कब इनकॉर्पोरेटेड हुआ था, तो 1992 में अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, और कंपनी एक्ट कब बना था, अकॉर्डिंग टू 1956 के अंदर। तो ये काउंटर मार्केट है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल होते हैं, और वो लोग सेल और परचेस करते हैं सिक्योरिटीज़ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज एडवांटेज ऑफ OTC, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू स्मॉल कंपनीज, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे रहा है, ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म दे रहा है किसे, स्मॉल कंपनीज़ को। छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा या उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, क्या वो डेवलप कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता है कि जो स्मॉल कंपनीज़ हैं उन्हें हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, या वैसा फैसिलिटी या वैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करे या वैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहाँ से वो अपने आप को इन्हेंस कर पाए, जहाँ से वो अपने आप को डेवलप कर पाए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब उनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स को लगाना। ट्रेड इन बोथ, ट्रेडिंग जो होगा वो दोनों में होगा, प्राइमरी मार्केट में भी और सेकेंडरी मार्केट में भी, ओके। प्राइमरी मार्केट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो नया सिक्योरिटी इशू किया जाता है, जो पहली बार इशू किया जाता है, फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के साथ सेल और परचेजिंग किया जाता है। तो ट्रेड इन बोथ द मार्केट, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। नेक्स्ट, गिव फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को फ्रीडम प्रोवाइड करना, किस चीज़ का, फ्रीडम ऑफ चॉइस, अपने पसंद का। वो अपने पसंद की कंपनी का सिक्योरिटीज़ परचेस कर सकते हैं, उन्हें जितना चाहिए उस टाइप का या उस नंबर का वो सिक्योरिटी परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का जो एक सिस्टम है वो कैसा रहता है, इसमें ट्रांसपेरेंट रहता है। इन्वेस्टर्स ये जान पाते हैं कि हम कितना लगा रहे हैं, किस कंपनी में लगा रहे हैं, या उस कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, या हमें कितना रिटर्न और कब मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन कितना मिलने का चांसेस है वो इन्वेस्टर्स जो है वो जान पाएगा, क्योंकि जो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन होगा और कंपनी के बारे में वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन ईजिली अपने आप तक रीच करवा सकता है। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होगा वो फ्री फ्लो होगा विदाउट एनी बाधा एंड डिफ़िकल्टीज, ओके। तो इन्वेस्टर्स के पास सारा का सारा इंफॉर्मेशन रीच करेगा। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सर्विसेज, डिपॉजिटरी सर्विस का बेनिफिट्स क्या है। अगर हम लोग डिपॉजिटरी सर्विस को यूज़ करते हैं, या डिपॉजिटरी को हम लोगों ने पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक इंस्टीट्यूशन है ना, जहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक
फॉर्मेट को यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी को स्टोर करते हैं। तो इससे बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड स्टॉक ऑफ एनी कंपनी ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। ओके, या तो हम किसी सिक्योरिटी को सेल करेंगे जो हमारे पास पहले से अवेलेबल होगा, या हम किसी नए सिक्योरिटी को परचेस करेंगे ऑफ शेयर एंड स्टॉक ऑफ एनी कंपनी, जो कहाँ पर लिस्टेड होंगे, स्टॉक एक्सचेंज में पहले से ही लिस्टेड होंगे। नेक्स्ट, सेव टाइम, ये हमारा क्या बचाता है, टाइम सेव करता है। पहले हम लोग जाते थे, इंफॉर्मेशन गैदर करते थे, देन आफ्टर हम इन्वेस्ट करते थे। अब हम लोग अपने घर में बैठ कर के ही सिस्टम को यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज़ करके हम लोग इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो इसमें लगता है या जो लागत है वो भी कम है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेडिंग में ट्रांसपेरेंसी है, यानी जो हमारा इन्वेस्टर्स है वो जान पाएगा सारा इन्फॉर्मेशन कंपनी का, ब्रोकर्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएगा या इन्फॉर्मेशन उनके बारे में वो निकाल पाएगा। तो यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग हो रहा है उसका जो कंडीशन है या जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल ही क्लियर है। ईज़ इन ट्रेडिंग करने में बहुत ही आसानी है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ इन्वेस्टर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। अभी जो सारा फॉर्मेट हो गया है, जो फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो इन्वेस्टर्स को एट अ टाइम प्रेजेंट होना अनिवार्य नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जब हम ट्रेन से ट्रैवल किया करते थे तो हमें काउंटर पर जाना पड़ता था। ओके, तो हम लोग काउंटर पे जा कर के क्या करते थे, टिकट बुक करवाते थे या रिजर्वेशन करते थे। ओके, तो हमारा टाइम किल हो रहा है, टाइम लग रहा है हमारा, और प्लस कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर रहा है। अब हम अपने घर में बैठ करके आराम से अपने इंटरनेट को यूज़ करके टिकट करवा सकते हैं, रिजर्वेशन करवा सकते हैं, चाहे वो ट्रेन का हो या वो एयरवेज का हो। हम ईज़िली क्या कर सकते हैं, टिकट को बुक करवा सकते हैं। तो वैसे ही अगर हमें कोई सिक्योरिटी परचेस करना है या सेल करना है तो हम अपने घर में बैठ करके क्या कर सकते हैं, सेल या परचेस करवा सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स का फिजिकल प्रेजेंस होना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ म्यूटेशन एंड लॉस ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज एलिमिनेटेड। ओके, जब हम ऑफलाइन सारा काम किया करते थे, जब हम पेपर वर्क पे ज़्यादा फोकस किया करते थे, पेपर अगर भुला जाए तो उससे क्या होगा, हमें प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ सकता था या लॉसेस को बेयर करना पड़ सकता था। लेकिन आज सारा जो फॉर्मेट है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है। हम कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी निकाल सकते हैं या उस इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग ईज़िली जान पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो गया या रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ डीमैट अकाउंट। ओके, डीमैट अकाउंट क्या है, तो डीमैट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट। डीमैट अकाउंट भी एक हमारे बैंक अकाउंट के तरह ही है। जैसा हम लोग बैंक में जा कर के अपना खाता खुलवाते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और अपने सेविंग को हम लोग वहाँ पर सेव करते हैं। ओके, अगर मैं एक वर्कर हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ अर्न कर रहा हूँ। तो अर्न जब हम करते हैं तो क्या हम सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हैं, या जितना हमारा अर्निंग होता है उसमें से कुछ पार्ट हम लोग सेव करते हैं। तो हम कहाँ सेव करेंगे, बैंक में जा कर के सेव करेंगे। तो मैं बैंक जाऊँगा, ओके, बैंक जाऊँगा, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाऊँगा, वहाँ पे क्या करूँगा, अपना पैसा सेव करूँगा। ओके, तो उसी प्रकार अगर हम लोग सिक्योरिटीज़ से डीलिंग करते हैं, सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करते हैं, क्या हम सिक्योरिटी को परचेस करने के बाद कहीं तो होगा जहाँ हम उसे स्टोर करेंगे। ओके, कहीं तो होगा कि हम उसे स्टोर करके रखेंगे और बाद में हम उसे सेल आउट करेंगे। तो रेफर्स टू एन अकाउंट विच इज़ एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ओके, बैंक या स्टॉक ब्रोकर्स, किसके थ्रू, बैंक या स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू, टू बी ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। द सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय अ डिपॉजिटर। किसके द्वारा, डिपॉजिटर के द्वारा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डीमैट, जिसे हम डीमेटेरियलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ओके, यही हमारा अकाउंट है। और अगर हम इसमें बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड चेंज ऑफ बेनिफिशियल ऑनरशिप होता है।
ओके, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमें एक फिजिकल सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ अवेलेबल होता है। नाउ हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का बेनिफिट्स क्या है या इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। रिड्यूस पेपर वर्क। डीमैट अकाउंट को अगर हम लोग यूज़ करते हैं या ओपन करवाते हैं तो हमारा जो ज़्यादातर काम पेपर पे होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। हम अब किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब हमें पेपर टू पेपर रिजर्व करके या जमा करने की आवश्यकता है नहीं, या एक एक पेपर को हमें लेमिनेशन करके रखने की आवश्यकता है नहीं, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। शेयर को ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता था, टाइम भी कंज्यूम होता था। तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को यूज़ किया है, डीमैट अकाउंट हमने खुलवाया है, सच एज लॉस ऑफ थेफ्ट, डिले एंड, ये हमारा क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। एग्जम्पशन ऑफ एग्जाम ड्यूटी व्हेन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। शेयर को जब ट्रांसफ़र करते थे तो क्या ड्यूटी लगता था, हमारा स्टैम्प ड्यूटी लगता था, वो भी खत्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। द कंसेप्ट ऑफ ओल्ड लॉ स्टैंड अबॉलिश्ड। इंक्रीज लिक्विडिटी। ओके, इंक्रीज क्या हुआ, लिक्विडिटी थ्रू स्पीडी एंड स्पीडी सेटलमेंट। जो हमारा सेटलमेंट है अब उसमें डिले नहीं हो रहा है। ओके, वो ज़्यादातर काम जल्दी जल्दी हो रहा है। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर एंड प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेनर को ज़्यादा अट्रैक्ट करना या फॉरेनर इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हम इन्वेस्ट करवा सकते हैं। ट्रेडर्स कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ओके, जितने भी ट्रेडर्स हैं वो कहीं पर भी अवेलेबल हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जहाँ है वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ को हम इमीडिएट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट हम कैसे खुलवाएंगे। क्या हमने जब बैंक अकाउंट खुलवाया था पैसे को सेव करने के लिए या पैसे को विड्रॉ करने के लिए, तो हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो किए थे, कुछ फॉर्मेट्स को फॉलो किए थे, वहाँ पर फॉर्म भर करके हम लोगों ने फिलअप किया था, सिग्नेचर किया था, कुछ आइडेंटिटी प्रूफ हमने दिया था जो बता रहा था कि मेरा ये आइडेंटिटी है, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, एवरीथिंग जो वहाँ पर रिक्वायर्ड था वो हमने आइडेंटिटी प्रूफ वहाँ पर सबमिट करके दे दिया। जब हम डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या सबमिट करना होगा, तो अ डीमैट अकाउंट इज ओपन ऑन द सेम लाइंस दैट अ बैंक अकाउंट ओपन। जिस प्रकार हम अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं या बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है या जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट वहाँ होती है, सेम यहाँ पर वही चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, प्रिस्क्राइब्ड अकाउंट opening forms available with the DP need to be filled in standard agreement is to be signed by the client. Client के द्वारा sign is required to attach photographs attach करना है। attested copy of residence proof, जो वहाँ जिस जगह वो रहता है जो ये बताता है कि ये इसका एड्रेस है, ये इसका घर है, तो रेसिडेंस प्रूफ एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नीड टू बी सबमिटेड। तो ये जो आइडेंटिटी प्रूफ है जो ये बताएगा कि ये व्यक्ति है या इस व्यक्ति का ये नाम है या एड्रेस है, तो जिस प्रकार एक व्यक्ति बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट या आईडी प्रूफ सबमिट करता है, सेम लाइन या सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या खुलवाएंगे, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। ओके, तो डीमैट अकाउंट हम इस तरीके से अपना ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेबी बोलते हैं। ठीक है, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेबी जो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया है। कब किया गया है, 12 अप्रैल 1988, और एज एन इंटरीम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ को हम कैसे या सिक्योरिटीज़ मार्केट को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इन्हेंस कर सकते हैं,
कैसे हम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को वहाँ पर उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं और उनको हम शेयर या सिक्योरिटीज़ परचेस करवा सकते हैं। ओके, तो ये किसका काम है? ये सेबी का काम है। एंड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, और ये क्या देखता है कि जितने लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इन्वेस्टर्स, उनको कोई हार्म नहीं हो। उनको कोई हार्म नहीं होने का मेन बात ये है कि उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है उनका जो पैसा है वो वहाँ पर सिक्योर हो। ओके, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो लॉसेस होना बनता है, प्रॉफिट भी वो कमाएगा, लॉस भी होगा, वो रिस्क भी बेयर करेगा। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि केवल उसे प्रॉफिट अर्न करना है, वो रिस्क बेयर नहीं करेगा या वो लॉसेस को बेयर नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है वो बिना रिस्क के आगे नहीं बढ़ सकता है। बिजनेसमैन को रिस्क लेना पड़ेगा, तब वो क्या करेगा? अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तो वो व्यक्ति जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट्स में या उस जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ से वो ज़्यादा गेन करें, तो वहाँ पे उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा गया है कि इन्वेस्टर्स को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। इट वॉज गिवेन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन 30 जनवरी। इसको कब स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया? 30 जनवरी 1992 को। ओके, थ्रू एन ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था विच वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के द्वारा फिर बाद में रिप्लेस कर गया एज द सेबी एक्ट 1992। और इसको फिर बाद में कौन सा एक्ट नाम दे दिया गया? सेबी एक्ट 1992 दे दिया गया, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट सीक्स टू प्रोटेक्ट, ये क्या सीक करता है, इसको क्यों स्टैब्लिश किया? इट सीक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड न्यू एंड सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। वैसे इन्वेस्टर्स जो नया सिक्योरिटी परचेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, या वो सिक्योरिटीज़ जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है, डैट इज़ इन सेकेंडरी मार्केट। हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा है, तो प्राइमरी मार्केट में हम कौन से शेयर्स के बारे में बात करेंगे? जो नया या फर्स्ट टाइम इशू हो रहा है। और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ है जो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो दोनों ही मार्केट में अगर इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सिक्योरिटीज़ को परचेस करना चाहते हैं, तो सेबी क्या करेगा? वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। नाउ वी हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। सेबी को क्यों बनाया गया? सेबी को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली हमने बहुत सारा पॉइंट्स या लाइन यहाँ पे पढ़ा है, तो उसी का कुछ पॉइंट में हम लोग पढ़ लेते हैं। टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट, ये क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? स्टॉक एक्सचेंज को एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट को। टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शंस। स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज को क्यों बनाया गया? वो अपने फंक्शंस पर काम करें। सिक्योरिटी मार्केट का जो फंक्शन है वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करे। तो ये जो कौन देखेगा? कोई देखने वाला तो होना चाहिए, कोई रेगुलेट करने वाला होना चाहिए। तो कौन रेगुलेट करेगा? तो उसे सेबी रेगुलेट करेगा। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2, टू प्रमोट द राइट्स, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एंड टू गाइड एंड एडुकेट देम। सेबी बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा? कि एक तो वो उसके राइट्स को सिक्योर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे वो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है, गाइडेंस कर रहा है और एडुकेट कर रहा है। वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी कुछ मार्केट के बारे में जाना नहीं या वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, वो सिक्योर होना चाहते हैं, तो सेबी का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करे। ओके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे अबाउट द शेयर मार्केट, अबाउट द कंपनीज, अबाउट द सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट। सेबी का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या करे? रेगुलेट करे और डेवलप करे किस चीज़ को? कोड ऑफ कंडक्ट को, जिसके अंदर हम फेयर डीलिंग कर पाए एंड फेयर प्रैक्टिस बाय इंटरमीडिएटरीज। जो मिडिल मैन होते हैं, जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं, वो कौन होते हैं? या तो ब्रोकर होगा, बैंकमैन, मर्केंट बैंकर होगा। तो उनके द्वारा जो भी डीलिंग होगा, जो इंटरमीडिएटरीज हैं, उनसे उम्मीद करता है सेबी, या उन्हें वो टाइम टू टाइम अवेयर करवाता है कि आपको ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है या कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही आपको ये काम पूरा करना है। नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शंस ऑफ सेबी।
सेबी का फंक्शन क्या है? तो मेनली हम इसमें दो फंक्शन पढ़ेंगे। नंबर 1 इज प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड नंबर 2 इज डेवलपमेंट फंक्शन। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर पहला पॉइंट क्या आएगा, दैट इज ए, प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट। ओके, फ्रॉडुलेंट नहीं होने देता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, फॉर एग्जांपल प्राइस गलत तरीके से लेना या मिसलीडिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देना, जिससे क्या होगा कि हमारे इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा। नेक्स्ट, एजुकेट इन्वेस्टर्स, प्रमोट फेयर प्रैक्टिस। अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना, किसके रिगार्डिंग? शेयर्स के रिगार्डिंग, सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग, शेयर मार्केट्स के रिगार्डिंग। ओके, वो उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है? एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेट कर रहा है इन्वेस्टर्स को। एंड प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2, डेवलपमेंट फंक्शन। सेबी ये भी देखता है कि हमें कैसे इन्हांस करना है, ग्रो करना है। प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज को क्या प्रोवाइड करेगा? वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। अगर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा तो उसके जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो इन्वेस्टर्स को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, वो इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और इन्वेस्टर्स जो होगा वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट। इन्वेस्टर्स एजुकेशन, इन्वेस्टर को क्या प्रोवाइड करना? एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 का यूनिट 10 कंप्लीट कर लिया है। ओके,